कहानी की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही हमें यहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लोगों की आत्माओं से बात करवाता है। उसके बाद सबसे पहले एक औरत आती है जो कि अपने मरे हुए हस्बैंड से बात करना चाह रही होती है। जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो आदमी थोड़ी देर में उसके हस्बैंड की आवाज़ में बात करने लग जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जानना चाहती हो कि मैंने खुदकुशी क्यों की थी? तुम्हारी वजह से मैंने खुदकुशी की। और ये सुनने के बाद वो औरत वहाँ से डर जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी असिस्टेंट वहाँ पे 2 और लोगों को लेकर आती है, जिसमें से एक औरत होती है जो कि अपने बच्चे से बात करना चाह रही होती है और साथ ही उसका एक पड़ोसी होता है। वो औरत बताती है कि मेरा बेटा अपने पड़ोसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं साथ इसको भी लेके आई हूँ। वो आदमी थोड़ी देर में एक बच्चे की तरह बात करने लग जाता है और वो उस औरत को माँ, माँ कहकर बुलाने लग जाता है और साथ ही उसे कहता है कि मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, मैं आपके बगैर रहना नहीं चाहता। जो साथ दूसरा आदमी होता है वो दरअसल एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद वो पहचान जाता है कि ये आदमी तो फ्रॉड है और ये ड्रामा कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हो जाता है और अंदर जाकर वो दिखाता है अपने फैन्स को कि ये लोग एक ड्रामा कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके साथ एक छोटी-सी बेटी भी है और उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी डॉक्टर के पास ये लड़की दिव्या थी जो कि हिप्नोसिस के थ्रू ये सब कुछ देख रही थी ख्वाब में। फिर वो डॉक्टर को बताती है कि उसका एक बेटा है जो कि गूंगा है, बोल नहीं सकता है और वो जो भी ड्राइंग बनाता है जिसके अंदर वो रेड कलर यूज़ करता है वो ड्राइंग सच हो जाती है। उसने एक पपी की ड्राइंग बनाई जो कि एक कार एक्सीडेंट से जिसकी डेथ हो गई और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो अपनी टीचर के लिए भी कुछ इसी किस्म की ड्राइंग बनाता है एक्सीडेंट वाली। कहती है मैंने ये सब बातें अपने हस्बैंड को भी बताई और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे की स्केच बुक वगैरह और कलर्स भी उठा के रख दिए। मेरे हस्बैंड का किसी और औरत के साथ अफेयर था और ये बात मेरे बेटे को पता थी। उसने उनके बारे में भी एक ड्राइंग बनाई जो कि सच हो गई। दिव्या के वहाँ से जाने के बाद उस डॉक्टर की असिस्टेंट मेघा डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये सब सच है जो कुछ दिव्या कह रही थी? तो वो उसको बताता है कि नहीं, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वहम है। वो सिर्फ़ सोचती है कि ऐसा होता है, हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे इंसिडेंट मैंने चेक करवाए थे, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका वहम है और वो खुद से कहानियाँ बना रही है क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बीमार है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि एक टीवी शो होता है जहाँ पर एक साइड पे बहुत सारे वो तांत्रिक और ये विद्या वगैरह करने वालों को बुलाते हैं और दूसरी तरफ वो साइकियाट्रिस्ट और साइंस को मानने वाले ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि भूत प्रेत में बिलीव नहीं करते। जो तांत्रिक हैं वो ये बात मानते हैं कि भूत वगैरह होते हैं। वो वहाँ पे चैलेंज करते हैं कि मैं भी आपको उसके थ्रू कंट्रोल करके बता सकता हूँ। एक आदमी को बुलाते हैं जिसको वहाँ पे खड़ा एक तांत्रिक थोड़ी देर में कंट्रोल कर लेता है। फिर वो पूछता है कोई और जो ये सब ट्राई करना चाहेगा? जिसके बाद वही डॉक्टर अजय वहाँ पे उठकर सामने आता है। वो तांत्रिक जब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो डॉक्टर उस तांत्रिक को ही कंट्रोल करके उसे अपने वश में कर लेता है। शो होस्ट भी वहाँ पे हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर वहाँ पे बताता है कि ये एक बहुत पुराना तरीका है जो कि हिप्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर वहाँ पे एक और आदमी बोलता है जो कि कहता है कि सारे तांत्रिक ढोंगी और फरेब नहीं होते बल्कि कुछ सच भी होते हैं। फिर वो उनको बताता है कि मैं एक अरसे से काला जादू के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और काला जादू वगैरह वाकई में होता है और जादू किया भी जा सकता है और इसको घुमाया भी जा सकता है। फिर वो डॉक्टर अजय को चैलेंज करता है कि अगर तुम वाक़ई इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते तो वो उनको एक घर का बताता है कि अगर तुम उस घर में एक दिन भी रह के दिखा दो तो मैं मान जाऊँगा। फिर वो डॉक्टर अपनी असिस्टेंट के पास उस घर की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं घर के मालिक से वो उसकी चाबियाँ वगैरह लेना चाह रहे होते हैं तो उनको पता चलता है उनके मालिक वही हैं, दिव्या। दिव्या और उसकी फैमिली उनसे उस घर के बारे में कोई बात नहीं करती और कोई किसी किस्म की भी बात करने से मना कर देती है और वो उनको जाने के लिए कह देती हैं। और डॉक्टर दिव्या की माँ से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, उन्हें उस घर की चाबियाँ दे दी जाएँ, लेकिन वो उनसे बात किए बगैर उन्हें घर से निकाल देते हैं। फिर जाते-जाते मेघा को याद आता है और वो वापस से दिव्या के पास आती है और उससे उसके बेटे के बारे में पता करती है और वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पे उसके बेटे ने एक ड्राइंग बनाई होती है। वो उन्हें बताती है कि मेरे बेटे ने एक रात को इसी तरह से उठकर अपने बारे में एक ड्राइंग बनाई जिसमें उसने अपना कार एक्सीडेंट लिखा मेरी ही कार से। और उसको ढूँढते-ढूँढते जब मैं बाहर गई तो मुझे पता चला, बाहर से मुझे किसी ने कहा कि वो उस तरफ गया और जब मैं गाड़ी लेके गई तो मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और इस तरह से वो भी मर गया। फिर वो रोने लग जाती है और उसको वही सब कुछ याद आने लग जाता है। वो डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं तो वहाँ पे सेम उसी तरह से एक गाड़ी से एक्सीडेंट होता है एक पपी का और उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो कॉल करती है उस बच्चे की टीचर को और पता चलता है कि उस बच्चे की टीचर का भी वैसे ही एक्सीडेंट हो गया था जिस तरह से दिव्या ने बताया था उनको। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि जो भी मेघा ने बताया वो सब सच हो रहा है, जल्दी या देर से लेकिन वो सब सच हो रहा है। उसके बाद वो दोबारा से एक आदमी के पास चले जाते हैं, उसी आदमी से जिसने उन्हें चैलेंज किया था। जब वो उनको देखता है तो वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करने से डर गए हो इसलिए तुम लोग मेरे पास आया? तो वो उसको बताते हैं कि वो चाबियाँ लेने गए थे लेकिन दिव्या ने चाबियाँ देने से मना कर दिया। फिर वो उनसे कहते हैं कि आप हमें उस घर के बारे में बताएं कि उस घर की क्या हिस्ट्री है। वो उन्हें बताता है कि मैं भी असल में अपना काला जादू वगैरह एक्सपीरियंस करने के लिए उस घर में गया था, लेकिन उस घर में 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं रुक नहीं सका। फिर वो उनको बताता है कि मेरे पास एक फ़िल्म डायरेक्टर आया था जो कि अपनी एक हॉरर स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता था और उसका एंड लिखने के लिए उससे लिखा नहीं जा रहा था, जिस वजह से उसने मुझसे इस घर की चाबियाँ ली।
ताकि वो वहाँ पे अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सके। फिर जब वो उस घर में जाता है तो वो वहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे लिखा नहीं जा रहा होता। इतनी देर में उसका एक दोस्त उसको कॉल करके कहता है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पे लाना चाह रहा था। वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में अपने असिस्टेंट के कहने पे उसको आने के लिए कह देता है। फिर वो डायरेक्टर भी वहाँ पे अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने में लग जाता है। अभी वो स्टोरी लिख ही रहा होता है कि उसे अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड अनीता की आवाज़ें आने लग जाती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो जाके पता करते हैं कि क्या हुआ, तो वो उन्हें बताती है कि उसका कोई गला दबा रहा था। वो डायरेक्टर भी थोड़ा परेशान हो जाता है, वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो उसी तांत्रिक को कॉल करके बताता है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। वो तांत्रिक उसको कहता है, तुम उस घर में मज़ीद कुछ भी ना लिखना और छोड़ दो लिखना, और सुबह होते ही उस घर से निकल जाओ। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसी डायरेक्टर का असिस्टेंट आता है। फिर जब वो वहाँ पे स्क्रिप्ट देखता है तो वो सोचता है कि शायद डायरेक्टर थक गया होगा, इसलिए उसने छोड़ दिया। तो वो सोचता है कि मैं इसको कंप्लीट करके अपने डायरेक्टर को सरप्राइज़ दूंगा, तो वो लिखने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से कमरे से शोर की आवाज़ें आने लग जाती हैं। फिर जब वो लोग पता करते हैं तो पता चलता है अनीता को फिर से लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा था। वो डर जाती है और वो कहती है, इस कमरे में ज़रूर कोई है। फिर वो वहाँ से उठकर हॉल में आकर सो जाती है। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछते हैं कि क्या जो कुछ आपने लिखा था वो सब सच हुआ था? तो वो उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है, जो कुछ मैंने लिखा वो भी सच हो रहा था, मैं आपको सिर्फ सरप्राइज़ देना चाह रहा था। वो उसे कुछ भी लिखने से मना करता है और स्क्रिप्ट उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उस डायरेक्टर का दोस्त वहाँ पे आता है। वो डस्टबिन में उस स्क्रिप्ट को देखता है और उसको निकाल कर पढ़ने लग जाता है। उसे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो वो भी सोचता है कि मैं इसमें आके लिखना शुरू करता हूँ। वो स्क्रिप्ट लेके उसको कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम वही स्क्रिप्ट कंप्लीट कर रहे हो? इतनी देर में उन्हें शोर की आवाज़ आती है। वो बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पे वही डायरेक्टर उसकी गर्लफ्रेंड को मार चुका होता है। फिर वो असिस्टेंट उसको बताता है कि इस किताब में जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब कुछ सच हो रहा है। ये बातें सुनने के बाद वो डॉक्टर और असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं और वो उसके बाद किसी दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं यही सब कुछ पता करने के लिए। वो उनको बताता है कि जादू और काला जादू वगैरह वाकई में होता है और इस तरह से एक इंसान को परेशान किया जा सकता है सिर्फ उसकी कुछ ही चीज़ों के इस्तेमाल से। वो डॉक्टर वहाँ पे उसे अपनी एक पेशेंट दिव्या के बारे में बताता है, तो वो तांत्रिक उनको कहता है दिव्या को लाने के लिए। वो डॉक्टर और उसके असिस्टेंट जाते हैं दिव्या के पास। उसके घर जाकर पहले उसको मनाने की कोशिश करते हैं। वो पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर मान जाती है। फिर जब दिव्या वहाँ पे आती है तो वो तांत्रिक उसके बाल लेकर उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या वाकई दिव्या के ऊपर किसी किस्म का कोई जादू वगैरह है या नहीं। वो तांत्रिक दिव्या को बताता है कि आप लोगों के ऊपर तो जादू है और ये काला जादू है, और ये जो भी जादू है ये आपकी पूरी नस्लों में रहेगा, और जिसका भी आपके साथ खून का रिश्ता है तो उन पे ये असरअंदाज होगा। फिर वो दिव्या से पूछता है कि क्या तुम लोगों के साथ फैमिली में किसी किस्म का किसी के साथ दुश्मनी थी? जिसके बाद वो बताती है सिर्फ बड़ी माँ से जायदाद का मसला था। फिर वो घर आती है और घर आकर अपनी माँ से पूछती है कि क्या आप मुझे बताएंगी कि किस तरह से फूफा और फूफी की डेथ हुई थी और किस तरह से क्या हमारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। फिर इतनी देर में वहाँ पे वो डॉक्टर उसके नाना को हिप्नोटाइज करके उनसे ये सारी बातें पता करता है और वो उनको बताते हैं बहुत सी चीज़ें। यहाँ पे दिव्या की माँ उसको बताती है कि मेरी एक बहन भी थी जिसका हमारे साथ इतना खास ताल्लुक नहीं था, वो मैं छोड़ गई थी नाराज़ होकर कर। वो उनको बताती है कि तुम्हारी बुआ से तुम्हारे बाबा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और तुम्हारी बुआ ने अपनी पसंद की शादी की थी। वो लड़का पहले तो उनके साथ ठीक था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जुआ खेलने लग गया और नशे का आदी हो गया, और ऐसे ही एक दिन उसने पहले तुम्हारी बुआ को मार दिया, फिर उसने अपनी बेटी को भी मार दिया। उसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। वो उसे एक फैमिली एल्बम दिखाती है जहाँ पे उसे वो बताती है कि ये उसकी पुप्पो थी और ये उसकी बड़ी माँ थी। बड़ी माँ को देखते ही वहाँ पे मेघा को पता चलता है कि दिव्या की बड़ी माँ असल में मेघा की माँ है। वो फ़ौरन से घर आती है और आकर अपनी माँ को यहाँ से जाने का कहती है। उसकी माँ को वो बता देती है कि मुझे सब सच्चाई पता चल गई है और आपने घर की वजह से दिव्या के ऊपर जादू किया था, और अब अगर वो जादू हमारे ऊपर पलट गया तो हमारे लिए बहुत मसला होगा। फिर वहाँ पे वो डॉक्टर दिव्या को कॉल करके बताता है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, तुम आ जाओ। वो डॉक्टर उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे उसके नाना वो खुद ही एक तांत्रिक होते हैं और वो काला जादू वगैरह करते होते हैं। उसकी दो बेटियाँ होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है वो इसी वजह से उसको छोड़कर चली जाती है, और जो छोटी बेटी लता होती है वही असल में दिव्या की माँ होती है, जिसे वो दिव्या का बाबा बताती है। उसकी शादी उससे हुई थी और वो वाकई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, और उसकी बहन ने अपनी पसंद की शादी की थी एक स्टीफन नामी लड़के से, और उनकी एक बेटी भी पैदा हुई। वो दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद वो दोबारा से प्रेग्नेंट थी और लता इसी बात से परेशान थी क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो अपने बाबा के पास जाती है और उनको जाकर बताती है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके बाद उसके बाबा उसको बताते हैं, तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? फिर वो कहती है कि मैं अपनी नंद को बर्बाद करना चाहती हूँ। जिसके बाद उनके कहने पर एक भैंसे के सर के ऊपर काला जादू वगैरह करके वो उनके घर में रखवा देते हैं, और उस जादू के असर की वजह से स्टीफन पहले अपनी बीवी को मार देता है, फिर वो अपनी बेटी को मार देता है, और साथ ही साथ फिर वो खुद भी खुदकुशी कर लेता है। लेकिन इसकी नंद चूँकि प्रेग्नेंट होती है तो फिर वहाँ पे एक बेटी पैदा होती है, और वही बेटी दिव्या होती है जिसको ये लेकर पालती है लता। यहाँ पे दिव्या को पता चलता है कि ये असल में उसके माँ बाप हैं ही नहीं। फिर वो डॉक्टर उसके नाना के बाल भी लेकर आया होता है जादू पलटने के लिए। उस तांत्रिक को वो बाल देता है जादू पलटने के लिए, और तांत्रिक वहाँ पे वो जादू पलट देता है। फिर वो दिव्या से कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब ये जादू तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि उनके ऊपर पलट गया जिन्होंने ये जादू किया था। फिर दूसरी तरफ वहाँ पे दिव्या के नाना को दिखाते हैं जो कि अपनी बेटी लता से बात कर रहे होते हैं, और उसको बताते हैं
सब कुछ ख़त्म हो गया और अब जादू हम पे पलट गया। फिर वो लोग जैसे ही वापस आते हैं तो उसके नौना छत से छलांग लगा लेते हैं और लता भी खुदकुशी कर लेती है और इस तरह से वो भी मर जाती है। फिर इसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब परेशानी की कोई भी बात नहीं है क्योंकि अब जादू सारा ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे डॉक्टर बताता है कि नहीं, ये असल में मेघा के नाना है, दिव्या के नाना नहीं थे। तो मेघा, इस हिसाब से मेघा भी उनके खून के रिश्तेदार है, तो क्या उसके ऊपर भी ये असर आएगा? ये सब सुन के मेघा पहले परेशान हो जाती है और फिर उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।